समझोगे क्या मेरी अच्छी बातें। तुम उत्तेजित होकर अपना प्राप्य न पाते। प्रजा क्षुब्ध हो शरण मांगती उधर खड़ी है। प्रकृति सतत आनंद विकंपित घड़ी घड़ी है। सावधान मैं शुभाकांक्षिणी और कहूँ क्या। कहना था कह चुकी और अब यहाँ रहूँ क्या। नमस्कार, भारतवाणी से मैं कविता स्वागत करती हूँ आप सबका। महाकवि जयशंकर प्रसाद रचित उनके प्रतिनिधि महाकाव्य कामायनी पर आधारित मेरी इस श्रृंखला में संघर्ष सर्ग है। मनु को लगता है कि वो एक संघर्ष के दौर से गुजर रहे हैं, प्रजा को लगता है कि उनका संघर्ष है, और इड़ा यानी बुद्धि का संघर्ष तो मन से निरंतर चलता ही रहता है। और वास्तव में जो कोई भी संघर्ष इस दुनिया में जिस प्रकार का भी जैसा भी है, वो है तो मन और बुद्धि का ही संघर्ष, जो तरह तरह के रूपों में विकसित होकर सामने आता है। पारिवारिक कलह हो चाहे विश्व युद्ध हो, तो मनु भी अपने मन से जूझ रहे हैं सदा की तरह। उनका संघर्ष ये है कि मैं प्रजापति हूँ, मैं स्वामी हूँ जब इस प्रदेश का, जब मैंने इतना संघर्ष करके इसे बसाया है, बनाया है, प्रजा के सुख के सभी साधन एकत्रित किए हैं, समृद्ध बनाया है इस प्रदेश को, तो क्यों मुझे अधिकार न हो अपनी इसी आकांक्षा को पूर्ण करने के लिए। क्यों मैं न सुखी हो सकूं, क्यों मुझे मेरी इच्छाओं की प्राप्ति न हो। और मनु की सबसे बड़ी इच्छा वही है, पूर्णाधिकार की, काम की, वासना की। वो आज भी इस प्रलय के बाद भी मुक्त नहीं हो पाए हैं, अपने कक्ष में बंद हैं, अपने इसी संघर्ष से जूझते हुए। लेकिन एक बार पुनः जब टूटी उनकी विचार श्रृंखला, तो अपने समक्ष इड़ा को उन्होंने फिर देखा। इड़ा को देखते ही उनकी पीड़ा फिर से जागृत हो गई, और जो कुछ बचा था उनके हृदय में वह भी कह डाला। जानते थे कि इड़ा जनता की प्रतिनिधि बन कुछ कहने आई हैं, किंतु इससे पहले कि वो कुछ अपनी नीति मंत्रणा आरंभ करती, मनु ने समय गंवाए बिना अपना दिल खोलकर रख दिया। प्रजा पर संपूर्ण अधिकार, इड़ा पर अधिकार, तन से, मन से, धन से, जो कुछ उन्होंने किया था इड़ा के लिए, प्रजा के लिए, उसे एक उपकार समान रहे थे, उसका मूल्य लगा रहे थे मनु, यह कहकर कि मैं ही करता रहूं क्या सदा उनकी खुशी के लिए। क्या मेरी खुशी मुझे देना उनका कर्तव्य नहीं। न जाने क्या मंत्र फूंक दिया है काम ने फिर से उनके कानों में कि सब स्वीकार है उन्हें फिर एक बार अपनी काम पिपासा की पूर्ति के लिए। वो महाप्रलय, वो आंधियाँ, वो तूफान, वो लंबी अंधेरी रातें, सब याद है उन्हें, किंतु उस सब को झेलना फिर से स्वीकार है उन्हें। लेकिन इड़ा को बहकाना सरल नहीं है। तर्क वितर्क कुतर्क सब सामर्थ्य है उसके पास। तो कहती है मनु से इड़ा, आह न समझोगे क्या मेरी अच्छी बातें। तुम उत्तेजित होकर अपना प्राप्य न पाते। प्रजा क्षुब्ध हो शरण मांगती उधर खड़ी है। प्रकृति सतत आतंक विकंपित घड़ी घड़ी है। सावधान मैं शुभाकांक्षिणी और कहूँ क्या। कहना था कह चुकी और अब यहाँ रहूँ क्या। तो मनु की सब बातें सुनकर इड़ा बोली कि मुझे इस बात का दुख है कि तुम इतना भी नहीं समझ पाते कि मैं जो बात कह रही हूँ वो तुम्हारे कल्याण की है, तुम्हारे भले की ही बातें हैं। कब समझोगे तुम मेरी अच्छी बातें। आवेश में आकर, उत्तेजित होकर
तुम योग्य वस्तुओं को भी प्राप्त नहीं कर पाते, प्राप्य वस्तुओं को भी जो तुम्हारे प्राप्त करने योग्य हैं प्राप्त नहीं कर पा रहे हो। एक और तो प्रजा अत्यंत उत्तेजित होकर तुम्हारी शरण में आई है, तुमसे मदद की अपेक्षा कर रही है, प्रकृति के प्रकोप से बचना चाहती है, तुम्हारे राजद्वार पर गुहार लिए खड़ी है अपनी। दूसरी ओर प्रकृति लगातार सतत भयानक रूप से कांपती, आतंकित, विकंपित हुई दिखाई दे रही है। मनु, आवश्यकता है कि अब तुम सावधान हो जाओ, देखो अपनी प्रजा की ओर। मैं तो तुम्हारा भला चाहने वाली हूं, मुझे जो कहना था कह चुकी। यदि तुम मेरी बातों को नहीं समझ सकते तो मैं और क्या कह के समझाऊं तुम्हें। मेरा अब यहां रहना बिल्कुल ही व्यर्थ है। मैं तो तुम्हारी शुभाकांक्षिणी हूं, शुभ चिंतक हूं, और अगर अब भी तुम ये सत्य नहीं समझ पा रहे हो तो मेरा एक क्षण भी यहाँ रहना उचित नहीं। मायाविनी बस पाली तुमने ऐसे छुट्टी, लड़के खेलों में जैसे कर लेते खुट्टी, मूर्तिमती अभिशाप बनी सी सम्मुख आई, तुमने ही संघर्ष भूमिका मुझे दिखाई। रुधिर भरी वेदियाँ भयंकर उसमें ज्वाला, विनयन का उपचार तुम्ही से सीख निकाला। मायाविनी बस पाली तुमने ऐसे छुट्टी, लड़के जैसे खेलों में कर लेते खुट्टी, मूर्तिमती अभिशाप बनी सी सम्मुख आई, तुमने ही संघर्ष भूमिका मुझे दिखाई। रुधिर भरी वेदियां भयंकर उसमें ज्वाला, विनयन का उपचार तुम्ही से सीख निकाला। तो इड़ा की बात सुन के मनु कहते हैं कि इतनी आसानी से तुम छुट्टी पा लेना चाहती हो, मेरे साथ इस तरह से संबंध विच्छेद कर लिया है तुमने, जिस प्रकार बच्चे खेल खेल में एक दूसरे से खुट्टी कर लेते हैं। तो मुझसे छुट्टी पाना इतना सरल नहीं है इड़े। तुम तो मायाविनी सी हो, मानो कोई जादूगरनी बच्चों को खेल दिखा रही हो जैसे। लेकिन मैं वो बच्चा नहीं हूं, इन बातों में आने वाला नहीं। क्या तुम भूल गई हो कि तुम ही हो जो मेरे सामने अमंगल की साकार मूर्ति बनकर, अभिशाप की साकार मूर्ति बनकर एक दिन उपस्थित हुई थी। ये जो कुछ मैं झेल रहा हूं, जो संघर्ष मेरे भीतर हो रहा है, उसका कारण तुम हो। तुमने ही मुझे विद्रोह करने के नए नए ढंग सिखाए। तुम्हारी प्रेरणा के कारण ही यज्ञ की पवित्र वेदियां पशुओं के रक्त से रंजित होने लगी, और तुम्हारी प्रसन्नता के कारण ही यज्ञ भूमि में भयंकर लपटें उठने लगी। तुम्ही ने मुझे प्रजा को अनुशासन में लाने का ढंग सिखाया और उसका प्रचार भी किया। लेकिन आज तो तुम कोई दूसरी ही भाषा बोल रही हो। 4 वर्ण बन गए बटाश्रम उनका अपना, शस्त्र यंत्र बन चले न देखा जिनका सपना। आज शक्ति का खेल खेलने में आतुर नर, प्रकृति संग संघर्ष निरंतर, अब कैसा डर। 4 वर्ण बन गए बटाश्रम उनका अपना, शस्त्र यंत्र बन चले न देखा जिनका सपना। आज शक्ति का खेल खेलने में आतुर नर, प्रकृति संग संघर्ष निरंतर, अब कैसा डर। तो अब मनु कहते हैं इड़ा से, आज तुम्हारी प्रेरणा से ही सारा सारस्वत नगर 4 श्रेणियों में बढ़ चुका है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में विभाजित हो गया है। प्रत्येक वर्ग ने अपना अपना कार्य संभाल लिया है, और इसके अतिरिक्त शक्ति प्रदर्शन का एक नया खेल तुम्ही ने तो मुझे सिखाया है। ऐसे ऐसे शस्त्र यंत्र बना लिए हैं तुम्हारी प्रेरणा से कि जिनको कभी मैंने स्वप्न में भी न देखा था, न सोचा था। ऐसे ऐसे हथियार
और मशीनें बन गई हैं जिनकी कभी कल्पना भी नहीं की थी। आज सभी साधनों से संपन्न होकर मनुष्य, सारस्वत प्रदेश की प्रजा असंभव कार्यों को करने का प्रयत्न कर रही है। अब वो प्रकृति से भयभीत ना होकर उसके साथ निरंतर युद्ध करके उस पर अपना अधिकार जमाना चाहती है। तो केवल मुझ पर ये कठोर नियम क्यों बांधूं मैं अपने मन को? किसका डर है मुझे? शायद मनु ये कहना चाह रहे हैं कि अब यदि प्रलय भी आ जाए तो मैं उसके प्रवाह को भी रोकने में समर्थ हूँ। इतना सक्षम बना लिया है उन्होंने अपने आप को, अपनी व्यवस्था को, और अपने इन शस्त्रों, इन यंत्रों के खेल से वो प्रकृति पर भी काबू पा सकते हैं, ऐसा विश्वास आ गया है उनमें। और जब इतने सक्षम वो हैं तो वो अपनी किसी भी इच्छा को पूरा करने से अपने आप को क्यों रोकें? उसका जो भी परिणाम होगा वो उसे झेलने में भी सक्षम होंगे। बाधा नियमों को न पास में अब आने दो, इस हताश जीवन में क्षण सुख मिल जाने दो। राष्ट्र स्वामिनी यह लो सब कुछ वैभव अपना, केवल तुमको सब उपाय से कह लूं अपना। यह सारस्वत देश या कि फिर ध्वंस हुआ सा, समझो तुम ही अग्नि और यह सभी धुआं सा। बाधा नियमों को पास न अब आने दो, इस हताश जीवन में एक क्षण सुख मिल जाने दो। राष्ट्र स्वामिनी यह लो सब कुछ वैभव अपना, केवल तुमको सब उपाय से कह लूं अपना। यह सारस्वत देश या कि फिर ध्वंस हुआ सा, समझो तुम हो अग्नि और यह सभी धुआं सा। एक तरह से धमकी दे रहे हैं मनु। ईड़ा से कह रहे हैं कि हे ईड़ा, तुम मुझे अपने राज्य के नियमों में बांधने का प्रयत्न मत करो। इन नियमों की बाधाएं मुझे स्वीकार नहीं है। मेरी सब आशाएं नष्ट हो चुकी हैं, हताश हो चुका हूं मैं। केवल कुछ पल मुझे सुख से जी लेने दो, मुझे अपनी आशाओं की पूर्ति कर लेने दो। तुम राष्ट्र स्वामिनी हो, इस सारस्वत प्रदेश की रानी हो, तुम ही इसकी साम्राज्ञी बनी रहो। तुम अपने प्रजापति के पद और ये सब ऐश्वर्य जो तुमने मुझे दिए हैं सब वापस ले लो, मुझे इनकी कोई इच्छा नहीं। मुझे तो केवल इतना अधिकार चाहिए कि मैं सब प्रकार से तुम्हें अपना कह सकूं। फिर वही पूर्णाधिकार का भाव उमड़ रहा है मनु के भीतर। कहते हैं यदि ऐसा न हो सका तो समझ लो कि सारा सारस्वत प्रदेश फिर से नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। और ये मान के चलो कि तुम ही हो वो अग्नि जो अपने ही इस प्रदेश को आग की शिखा बनकर जला दोगी और तुम्हारा ये सारा राष्ट्र धुएं के समान उड़ जाएगा। अपने ऊपर कोई दोष नहीं आने देना चाहते हैं मनु। कहते हैं कि मेरी इस भावना के पीछे भी कारण तुम ही हो, और यदि मेरी इस आशा की पूर्ति न हुई तो फिर जो होगा विध्वंस उसका भी कारण तुम ही रहोगी। मैंने जो मन किया उसे मत यूं कह भूलो, तुमको जितना मिला उसी में यूं मत भूलो। प्रकृति संग संघर्ष सिखाया तुमको मैंने, तुमको केंद्र बना कर अनहित किया न मैंने इस बिखरी विभूति पर तुमको स्वामी सहज बनाया। तुम अब जिसके अंतर्यामी, किंतु आज अपराध हमारा अलग खड़ा है। हाँ में हाँ न मिलाऊं तो
अपराध बड़ा है। मैंने जो मनु किया उसे मत यूं कह भूलो, तुमको जितना मिला उसी में यूं मत फूलो। प्रकृति संग संघर्ष सिखाया तुमको मैंने, तुमको केंद्र बनाकर अनहित किया न मैंने इस बिखरी विभूति पर तुमको स्वामी सहज बनाया, तुम अब जिसके अंतर्यामी। किंतु आज अपराध हमारा अलग खड़ा है, हाँ मैं हाँ न मिलाऊं तो अपराध बड़ा है। तो मनु की बातों का उत्तर देती हुई इड़ा कहती हैं कि मैंने तुम्हारी उन्नति के लिए जो कुछ किया तुम उसको इस तरह मत भूलो। कृतज्ञ होना चाहिए तुम्हें, और राष्ट्र से जो तुम्हें सम्मान वैभव प्राप्त हुआ उस पर जो इतना गर्व तुम कर रहे हो, इतना जो तुम फूल रहे हो, वो तुम्हारा अपना नहीं, मेरे बिना तुम कुछ नहीं। तुम और भी बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हो, बस इतना ही पाकर यूं मत फूलो। अपनी उन्नति के मार्ग बंद मत करो अपनी इस छोटी सी भूल के कारण। तुम्हें केंद्र बनाकर मैंने तुम्हें प्रकृति के संग संघर्ष करने का ढंग सिखाया, और राज्य में तुम्हें प्रमुख व्यक्ति बनाकर, प्रजापति बनाकर, राष्ट्र स्वामी बनाकर मैंने तुम्हारा कोई बुरा तो नहीं किया। मैंने तुम्हें बड़ी सहजता से, बड़े ही स्वाभाविक रूप से ही सृष्टि के बिखरे हुए ऐश्वर्य का अधिपति बना दिया, और जिसके कारण आज तुम राष्ट्र के सभी रहस्यों को जानते हो। परंतु अब स्थिति यहाँ तक पहुँच गई है कि यदि मैं तुम्हारी हाँ में हाँ ना मिलाऊं तो बहुत बड़ा अपराध है। यदि मैं तुम्हारी बात ना मानूं, तुम्हारे सामने घुटने ना टेकूं, तो मैं तुम्हारी अपराधिनी बन जाती हूँ। मेरा धन्यवाद करने की अपेक्षा तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी चापलूसी करूं, तुम्हारी गुलामी करूं, तुम्हारे हाथों की कठपुतली बन जाऊं। तुम जैसा चाहो मुझे इस्तेमाल करो, प्रयोग करो। स्वयं को इस राष्ट्र का अंतर्यामी समझने लगे हो तुम, लेकिन अपने अतीत को मत भूलो। आज भी उस उजड़े अतीत के स्मृति चिन्ह तुम्हारे सामने हैं। मनु देखो यह भ्रांत निशाब बीत रही है, प्राची में नव उषा तमस को जीत रही है। अभी समय है मुझ पर कुछ विश्वास करो तो, बनती है सब बात तनिक तुम धैर्य धरो तो। और एक क्षण वह प्रमाद का फिर से आया, इधर इड़ा ने द्वार और निज पैर बढ़ाया। किंतु रोक ली गई भुजाओं से मनु की वह, निस्सहाय हो दीन दृष्टि देखती रही वह। मनु देखो यह भ्रांत निशा बीत रही है, प्राची में नवोषा तमस को जीत रही है। अभी समय है मुझ पर कुछ विश्वास करो तो, बनती है सब बात तनिक तुम धैर्य धरो तो। और एक क्षण वह प्रमाद का फिर से आया, इधर इड़ा ने द्वार ओर निज पैर बढ़ाया। किंतु रोक ली गई भुजाओं से मनु की वह, निस्सहाय हो दीन दृष्टि देखती रही वह। तो इड़ा अब भी मनु को समझाने का हर प्रयत्न करना चाहती, कहती है देखो तुम्हें भ्रम में डालने वाली ये रात्रि बीत चली है, और देखो प्राची में पूर्व दिशा में ऊपर लालिमा फैलने लगी है, सूर्य निकल रहा है। तो बीती बात को भुला दो, रात गई बात गई। अर्थात तुम्हारी बुद्धि के अज्ञान रूपी तमस यानी अंधकार पर एक नव उदित उषा विजय पा रही है। जाग जाओ, अपनी बुद्धि से काम लो, अभी तो समय है, अभी कुछ नहीं बिगड़ा। यदि तुम मेरे ऊपर विश्वास करते हो और अपने हृदय में धैर्य धारण करते हो तो सब बात बन जाएगी, सब कुछ पुनः ज्यों का त्यों हो जाएगा, यथास्थिति। लेकिन मनु कहाँ मानने वाले थे। इड़ा की बातें सुनकर मनु का मन फिर से चंचल हो गया, और जब इड़ा ने द्वार की तरफ पैर बढ़ाया
तो वासना में पागल हुए मनु ने उसे अपनी भुजाएं फैलाकर वहीं रोक लिया। इड़ा की सहायता करने वाला वहां कोई नहीं था। निस्सहाय दीन दृष्टि से केवल वो विवश हो द्वार की ओर देखती रही। यह सारस्वत देश तुम्हारा, तुम हो रानी, मुझको अपना अस्त्र बना करती मनमानी। यह छल चलने में अब पंगु हुआ सा समझो, मुझको भी अब मुक्त जाल से अपने समझो। शासन की यह प्रगति सहज ही अभी रुकेगी, क्योंकि दासता मुझसे अब तो हो न सकेगी। यह सारस्वत देश तुम्हारा, तुम हो रानी, मुझको अपना अस्त्र बना करती मनमानी। यह छल चलने में अब पंगु हुआ सा समझो, मुझको भी अब मुक्त जाल से अपने समझो। शासन की यह प्रगति सहज ही अभी रुकेगी, क्योंकि दासता मुझसे अब तो हो न सकेगी। तो इड़ा को मनु ने रोक लिया है, कस लिया है अपने शिकंजे में, अपनी भुजाओं में जकड़ लिया है। कहते हैं, हे इड़े, यह सारा सारस्वत प्रदेश तुम्हारा है और तुम इसकी रानी हो। मुझे अब पता चला है कि तुम मुझे अपने कार्य सिद्धि का साधन मात्र बनाकर मनमानी करती आई हो, लेकिन अब मैं तुम्हारे बहकावे में आने वाला नहीं। तुमने मुझे अपना अस्त्र बनाया अपने प्रदेश को समृद्ध बनाने के लिए, और जब तुम्हारा काम पूरा हो गया, स्वार्थ सिद्ध हो गया, तो मेरी इच्छाओं का अब कोई मोल नहीं। लेकिन अब तुम समझ लो कि तुम्हारा यह छल कपट पूर्ण व्यवहार चल नहीं सकेगा। तुम्हारे जो भी प्रयास हैं सब व्यर्थ हो गए हैं, पंगु हो गई है तुम्हारी चाल, अब चलने वाली नहीं, लंगड़ी हो गई है। पंगु जो चल न सके, लंगड़ा, तो तुम्हारी इस लंगड़ी चाल में अब कोई दम नहीं है। अपने जाल से तुम मुझे तो मुक्त ही समझो, मैं तुम्हारे सभी बंधनों से स्वतंत्र हूँ। तुम्हारे शासन की उन्नति में अब मेरी कोई रुचि नहीं है, अब तो वो स्वाभाविक ही रुक जाएगी, क्योंकि मैं अब तुम्हारा दास बनकर अपना जीवन व्यतीत नहीं कर सकता। तुम्हारी गुलामी मुझे मंजूर नहीं, अब मुझे मेरे अधिकार चाहिए। मैं शासक, मैं चिर स्वतंत्र, तुम पर भी मेरा हो अधिकार असीम, सफल हो जीवन मेरा। छिन्न भिन्न अन्यथा हुई जाती है पल में, सकल व्यवस्था अभी जाए डूबती अतल में। मैं शासक, मैं चिर स्वतंत्र, तुम पर भी मेरा हो अधिकार असीम, सफल हो जीवन मेरा। छिन्न भिन्न अन्यथा हुई जाती है पल में, सकल व्यवस्था अभी जाए डूबती अतल में। मनु फिर से कहते हैं इड़ा से, और जोर से उसे जकड़ते हुए, कष्ट देते हुए उसको, कि मैं इस राज्य का शासक हूँ, सब प्रकार से स्वतंत्र हूँ, लेकिन तुम स्वामिनी होकर भी आज मेरी कैद में हो। जिस प्रकार सारी प्रजा पर मेरा अधिकार है, उसी प्रकार तुम पर भी मेरा ही अधिकार है, लेकिन तुम मुझे स्वयं पर अधिकार दो, इसकी स्वीकृति मैं तुमसे चाहता हूँ। एक तरह से कृपा कर रहे हैं मनु कि मैं कोई ज़बरदस्ती नहीं कर रहा हूँ, ज़बरदस्ती कर रहे हैं फिर भी कहना ये चाह रहे हैं कि तुम पर मेरा अधिकार हो और यह बात तुम्हें स्वीकार हो। यदि ऐसा ना हुआ तो सारस्वत प्रदेश का सारा शासन प्रबंध एक क्षण में ही नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा, सारी व्यवस्था ये छिन्न भिन्न हो जाएगी, रसातल में डूब जाएगा ये सारा वैभव। देख रहा हूँ वसुधा का अति भय से कंपन, और सुन रहा हूँ नभ का यह निर्मम क्रंदन, किंतु आज तुम बंदी हो मेरी बाहों में, मेरी छाती में
फिर सब डूबा आहों में। देख रहा हूँ वसुधा का अति भय से कंपन, और सुन रहा हूँ नभ का यह निर्मम क्रंदन। किंतु आज तुम बंदी हो मेरी बाहों में, मेरी छाती में फिर सब डूबा आहों में। फिर कहते हैं मनु आगे, उसी प्रकार से इड़ा को जकड़े हुए अपनी भुजाओं में मैं देख रहा हूँ कि पृथ्वी भयंकर हलचल के कारण बहुत तेजी से कांप रही है। वसुधा अति भय से कंपित, और बिजली की भयंकर गड़गड़ाहट के कारण आकाश भी विलाप कर रहा है। आकाश का निर्मम क्रंदन सुन रहा हूं मैं। परंतु हे इड़े, आज तुम मेरी बाहों में बंधी हो, मेरे हृदय में बसी हुई हो, बंधी हुई हो। और ये कहकर मनु ने इड़ा को और जोर से अपनी भुजाओं में जकड़ लिया, और फिर उसके पश्चात सब कुछ आहों में डूब गया। मनु ने बरबस किया इड़ा पर बलात्कार। सिंह द्वार अरराया, जनता भीतर आई, मेरी रानी उसने तो चीत्कार मचाई। अपनी दुर्बलता में मनु तब हाँफ रहे थे, स्खलन विकंपित पद वे अब भी कांप रहे थे। सजग हुए मनु वज्र खचित ले राजदंड तब, और पुकारा तो सुन लो जो कहता हूँ अब। और पुकारा लो सुन लो जो कहता हूँ अब। इड़ा की आहें सर्वत्र गुंजारित हो उठी, प्रकृति के कंपन में जुड़ गया इड़ा का क्रंदन। सिंह द्वार अरराया, जनता भीतर आई, मेरी रानी उसने तो चीत्कार मचाई। अपनी दुर्बलता में मनु तब हाँफ रहे थे, स्खलन विकंपित पद वे अब भी कांप रहे थे। मनु निरंतर इड़ा पर निर्मम बलात्कार कर रहे थे। बस फिर क्या था, उस विपत्ति की आहट पहुंच गई थी प्रजा तक। उसी समय सिंह द्वार, राजभवन का मुख्य द्वार, अररा कर टूट गया और सारी जनता राजभवन में घुस आई। अपनी रानी को उस अवस्था में देख मेरी रानी कहकर उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया। मनु को अपेक्षा नहीं थी कि जनता इस समय टूट पड़ेगी उन पर, और वो इस समय ऐसी अवस्था में थे कि अपनी दुर्बलता प्रकट होने के कारण कांप रहे थे। स्खलन विकंपित पद उनके अब भी कांप रहे थे। वासना के कारण वह पथभ्रष्ट हो गए थे और उनके पैरों में एक निरंतर कंपन की स्थिति बन गई थी। प्रजा ने प्रत्यक्ष देखा मनु का वो रूप, जिसकी अपेक्षा उन्होंने अपने प्रजापति से कदापि नहीं की थी। कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि उनका अपना रक्षक भक्षक बन जाएगा एक दिन। तो बस प्रजा को सामने देख स्वयं को संभालते हुए, सजग होते हुए मनु बोले, सजग हुए मनु वज्र खचित ले राजदंड तब, और पुकारा तो सुन लो जो कहता हूँ अब। तो मनु सावधान हुए, सचेत हुए, और वज्र खचित अर्थात इंद्र के आयुध के समान भीषणता से परिपूर्ण अपने राजदंड को पकड़कर इस तरह कहने लगे। ऐलान कर दिया उन्होंने प्रजा के सामने कि मैं अब जो कुछ तुमसे कहता हूं सब लोग उसे ध्यान पूर्वक सुनो। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, मनु स्वयं पकड़े गए हैं, प्रजा की नज़रों में बंदी है। भले ही राजा हैं, भले ही प्रजापति हैं, लेकिन अपनी ही प्रजा की नज़रों में गुनहगार हैं, अपराधी हैं, बंदी हैं। लेकिन फिर भी वो उनके अधिपति हैं, इस भाव को अपने भीतर से जाने नहीं दिया है। उसी भाव को पुनः समेटकर एक बार फिर अपना दंड उठाकर ऐलान कर दिया है। तो आगे क्या कहेंगे मनु प्रजा से, इसको हम सुनेंगे अगले अध्याय में। प्रतीक्षा कीजिएगा।
बने रहिए इस यात्रा में मेरे साथ अंत तक। जय शंकर, जय भारत।